तो अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट सीरीज़ की, एक नए सीरीज़ की, जहाँ पे हम बात करेंगे PYQs की, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीलिम्स PYQs की इस सीरीज़ में, है ना। ओके, प्रीलिम्स PYQs की बात करेंगे। एंड प्रीलिम्स PYQs में हमारे पास स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई, पिछले देखते हैं 2011 से लेके 2022 तक के हमारे पास प्रीलिम्स में कैसा ट्रेंड रहा था उसकी बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहा है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का रहा है, जो कि मैंने ईयर वाइज कवर कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे टॉपिक वाइज। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे टॉपिक वाइज, तो यहाँ पे भी मैं कवर करूँगा, बट उससे पहले हम यहाँ पे इकोलॉजी तो कर लेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इकोनॉमी कर लेते हैं, बिकॉज इसका 18.1% वेटेज रहा है। एक एवरेज है भाई, है ना, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एवरेज अगर हमारे साल का देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वेटेज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का रहा है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का रहा है, फिर इकोनॉमी का रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पॉलिटी का रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का रहा है। तो ये हम इसको पहले इस ट्रेंड में, इस सीक्वेंस से हम कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि टॉपिक वाइज होगा, जिससे हमको समझ आएगा कौन से टॉपिक से कितने आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको ब्रेकअप दिखाता हूँ। जो इकोनॉमी का ये PYQ है, उसका एनालिसिस है ये 2011 से लेके 2022 तक, ठीक है। 2011 में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए थे भाई, बैंकिंग सेक्टर से आए थे, और हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी से आए थे। तो मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट किया है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं 43 क्वेश्चंस अभी तक इतिहास में, वो बैंकिंग सेक्टर से आए हैं। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया से आए हैं। उसके बाद टोटल हमारे पास 173 क्वेश्चन आए हैं अभी तक 2011 से लेकर 2022 तक। उसमें 173 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम बैंकिंग सेक्टर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 18 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन देखेंगे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के वो करंट अफेयर बेस होते हैं। तो हमको अब जब इसके एनालिसिस करेंगे ना, तो हमको ये समझ आएगा कि हाँ किस चीज़ पर हमको फोकस करना है, करंट अफेयर में भी किस चीज़ पर फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास देखेंगे मनी मार्केट से भी 10 क्वेश्चन आया है ना। हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 11 क्वेश्चन आया है। तो इस ट्रेंड में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे हमारे पास टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, उसको कवर करेंगे भाई। सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में जो क्वेश्चन आए थे वो पहले तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ का है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर की पहले बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। ये रहा, सो बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं भाई अभी तक हमारे पास। तो बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या था, 2022 में आया था भाई। सो छोटा दिख रहा है तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दिखना है बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 52। ओके, सो विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात करनी है इंडियन इकोनॉमी की। हमसे इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन आया था, बैंकिंग सेक्टर से ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है मतलब क्या है भाई, मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है ना। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये बाय करेगी RBI, है ना। RBI अगर क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करती है तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि RBI ऐसा करना नहीं चाहेगी। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। इफ़ द रूपी इज़ रैपिडली डिप्रिशिएटिंग RBI इज़ लाइकली टू शेड डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है ना, रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है माने रूपी से लोगों का भरोसा उठ रहा है, मतलब रूपी को बेचा जा रहा है, ठीक है। रूपी को बेचा जा रहा है तो RBI क्या करेगी, RBI जो होगी डॉलर्स को सेल करेगी और रूपी को बाई करेगी। बिल्कुल सही बात है यार, ओके। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इन द USA और यूरोपियन यूनियन वेयर फॉल दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाय डॉलर्स। बिल्कुल सही है। वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सॉरी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, मतलब वहाँ के लोग अब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। अब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा कि रूपी का वैल्यू बढ़ेगा भाई। डॉलर का वैल्यू कम होगा, है ना, डॉलर का रूपी कम होगा। तो RBI क्या करेगी, डॉलर को मेंटेन रखने के लिए RBI क्या करेगी, डॉलर को बाई करेगी भाई। बिल्कुल सही बात है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा B, 2 and 3 इज़ करेक्ट।
सो अपनी देसी भाषा में इकोनॉमी को हमेशा अपनी देसी भाषा में समझना है भाई, है ना। वैसे भी यही इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस हैं, एंड इंडियन इकोनॉमी भी कहाँ से क्वेश्चन है, जो क्वालिटेटिव टूल्स है ना भाई, जो आरबीआई का इस्तेमाल करती है, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सब टॉपिक को डिवाइड नहीं करूँगा, मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँगा, जिससे हमसे क्या होगा, चीज़ें होती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53 में पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट है भाई, बिकॉज इंडिया के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसको सेबी रेगुलेट करता है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इकरा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्या? बिल्कुल सही बात है, एंड इसको 1991 में बनाया गया था। एंड ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ब्रिक वर्क रेटिंग एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या? बिल्कुल सही है ना। बहुत सारे क्रेडिट एजेंसी हैं, जैसे कि इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना। फिच इंडिया एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसी प्रकार का जो ब्रिक वर्क रेटिंग है वो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों है ना। तो न्यूज़ में था इसीलिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? 53 का हमसे पूछा गया है करेक्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट इज इन करेक्ट है ना, फर्स्ट इज इन करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 54 है विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो। BBB की बात करनी है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। ओके ये क्वेश्चन 2022 कब आया था भाई? 2022 में आया था ये क्वेश्चन। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। नो, बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरमैन है वो कौन होता है भाई, है ना। इसके थ्री इसके एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, है ना। इसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं भाई? तो चेयरमैन जो होता है वो गवर्नर नहीं होते, इसके चेयरमैन जो होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ सेलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। BBB रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। ये BBB जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, इट रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल सही है। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का किसको हमको हेड बनाना है उसको ये सजेस्ट करता है कि इनमें से आप इसको बना सकते हो। एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, 2022 में ये भी आया था भाई। तो हमसे पूछा इनमें से कौन सा प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी को देखता है? नो। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन देखता है? नो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल देखता है? नहीं। आरबीआई, यस बिल्कुल सही, आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2021 में आया था भाई ये क्वेश्चन। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसको कौन अपॉइंट करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्या? बिल्कुल सही है। ये आरबीआई एक्ट के अंदर बताया गया है। आरबीआई एक्ट जो कि कब आया था भाई? 1934 में आया था। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. No, है ना। ये आरबीआई एक्ट में ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव डायरेक्शन टू द बैंक, है ना,
इन पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहा है भाई। ये सही है कि प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है भाई। ये आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर मेंशन है। इसके कौन से सेक्शन में? इसके सेक्शन नंबर 7 में मेंशन है ये। दिस इज इनकरेक्ट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। इसका जो पावर है वो कहाँ से मिलता है? इसको आरबीआई एक्ट से मिलता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 57 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। क्वेश्चन 2021 में आया था भाई। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इसको सुपरवाइज कौन करता है भाई? हाँ, इसको सुपरवाइज कौन करता है? इसको सुपरवाइज करता है आरबीआई। एंड दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। बिल्कुल सही बात है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। एंड दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 थ्रू द अमेंडमेंट इन 1966। बिल्कुल सही बात है भाई, 1966 में ये अमेंडमेंट हुआ था जिससे हमारे पास ये किसके अंदर आते हैं? अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी, है ना। ओनली 2 और 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक जो है कैसा काम करता है भाई? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज आरबीआई इज नोन एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources। नो, इसको lender of last resort क्यों बोलते हैं? बिकॉज, है ना, बिकॉज इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। बिल्कुल सही बात है। एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, है ना भाई। यहाँ पे देखो सी पर सिर्फ 2 करेक्ट है, बिकॉज ये फाइनेंस करने के लिए पैसे नहीं देता भाई जो बजटरी डेफिसिट है उसको, और जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जब जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उनको पैसा देता है, इसीलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं बोलते हैं। जब बैंक्स के अंदर टेम्पररी क्राइसिस आता है तो उस समय उसको पैसा देता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 59 है इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन नियर फ्यूचर विच द फॉलोइंग एक्शन और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आता है तो क्या क्या चीज़ें इंडिया को इम्यूनिटी देगी, ये हमसे पूछा गया है। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। बिल्कुल सही बात है, हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, हमारे को तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, देखो भाई इंडिया के अंदर ज़्यादा फॉरेन बैंक्स नहीं हैं, इसीलिए हमारे पास एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ये। तो ये मोर ओपन पे देखो, अगर ज़्यादा फॉरेन बैंक्स हम ओपन करेंगे तो बाहर के एक्सटर्नल क्राइसिस जो है इंडिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, नो, हमारे पास अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगा तो बाहर के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास इंडिया के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस अगर अच्छे खासे हैं इंडिया के अंदर, है ना, तो देखो अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हुआ तो हमारे पास कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा भाई, इंडिया से पैसा चला जाएगा, एंड जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकता है। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा 59 का ओनली 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अगर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई। एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या हो जाएगा भाई? एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करनी है किसके ऊपर? एग्रीगेट मनी सप्लाई के ऊपर। तो आप समझना भाई, जो मनी है हमारे पास वो मनी क्या होता है? टोटल करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक, है ना, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट होता है हमारे पास पब्लिक का इन बैंक, वो हमारे पास मनी होता है। हमने क्या किया भाई, डिमांड डिपॉजिट निकाल के करेंसी के फॉर्म में ले आया, तो मनी की जो सप्लाई था वो क्या हुआ? एग्रीगेट इम्पैक्ट जो था
वो जो एग्रीगेट मनी सप्लाई था उसके ऊपर जो इमीडिएट इफेक्ट था वो क्या था भाई, वो चेंज नहीं होगा, है ना। बिकॉज जो डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग्स अकाउंट आते हैं एंड करंट अकाउंट आता है, और इसको जो बैंक को हम पैसे देते हैं वो बैंक दूसरे को देने के लिए इस्तेमाल कर लेती है। तो ले दे के हमने क्या किया, हमने जो सब मनी सप्लाई था उसी को अपने हाथ में लाया दूसरे का, ठीक है। मतलब जो टोटल मनी था, है ना, करेंसी की फॉर्म में लाया डिमांड डिपॉजिट्स को, है ना। तो जो मनी सप्लाई था वो क्या हुआ, अनचेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इंपॉर्टेंस बताना है भाई, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो रिस्क है वो उसको बताता है क्या, बिल्कुल सही है। सपोज कि एक बैंक है भाई, कोई आदमी बैंक किसी कंपनी को लोन दे रहा है, ठीक है। तो लोन देने में कितना नुकसान है, कितना रिस्क है भाई, उसको कौन बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। ओके, इट टेक्स अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। ये क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेट अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ये। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज व्हाट इट इज, डेट अपॉन profitability ratio, and it help in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is giving or going to give a loan to। बिल्कुल सही है, जो रिस्क है उसको बता रहा है, वही तो हमने बात की भाई। प्रेजेंटिंग एंड प्रेजेंट रिस्क को भी बताता है और emerging रिस्क को भी बताता है ये। The higher a borrowing firm level, okay, the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to serve its debt। भाई हमारे पास अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है ना, अगर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है मतलब वो आसानी से अपना रीपेमेंट कर देगा। ओके, सो हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट इज़ नॉट द वर्स्ट द एबिलिटी टू सर्व इट्स डेट, इट इज़ ईजी, है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है मतलब डेट अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब डेट को चुकता करने की जो इसकी हमारे पास एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये उल्टा बोल रहा है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। 61 का आंसर हो जाएगा ए। 62 है, इफ़ आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आरबीआई सोचती है कि वो अडॉप्ट करेगा एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, तो क्या नहीं करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2020 में आया ये भी क्वेश्चन। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जो है वो सेल्फ के साथ रखता है, जो बैंक्स हैं वो खुद के साथ पैसा रखते हैं, उसको अगर एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या है भाई, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसएलआर को कम करना पड़ेगा, खुद के पास जो पैसा बैंक रखती है उसको कम करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा पैसा वो दे देंगे। सो ये वो करेगा। हमसे याद रखना कि भाई क्या नहीं करेगा, ये पूछा है। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा देगा, है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा देगा क्या, बिल्कुल सही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब क्या है भाई, अगर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा देगा, है ना, तो बैंकों के लिए जो लोन लेना है वो क्या हो जाएगा भाई, लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन लेना क्या हो जाएगा भाई, महंगा हो जाएगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो बैंक्स किसी से लोन लेते हैं ना अपने पैसे को रखने के लिए, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब बैंक्स लोन लेने का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या बैंक लोन लेंगे, नहीं लेंगे। लोन लेंगे नहीं तो पैसा देंगे नहीं, सो मनी सप्लाई क्या रहेगा, कम रहेगा। हाँ, तो इंक्रीज़ कर सकता है बैंक, है ना, एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई कम करने के लिए बैंक क्या कर सकता है, हमारे पास मार्जिनल फैसिलिटी को यहाँ पे नॉट डू बोलेगा ना, तो ये तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, ये नहीं बढ़ाएगा। कट दी बैंक रेट एंड रेपो रेट, देखो रेपो रेट और बैंक रेट को कम कर दिया तो बैंक्स क्या करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे, ठीक है। ये आरबीआई हो गया भाई, आरबीआई को जो पैसा देती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, लेकिन आरबीआई से जो पैसा लेता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो। तो अगर हमारे पास रेपो रेट को कम कर दिया, है ना, रेपो रेट को कम कर दिया तो क्या होगा, आज ज़्यादा पैसा लेके मनी सप्लाई बढ़ जाएगा भाई, तो एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो एक एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। हमसे बोला है कि क्या नहीं करेगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा, तो इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 62 का बी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 60, देखो भाई हलवे क्वेश्चन नहीं आते इकोनॉमिक्स में, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2020 में ये क्वेश्चन आया था भाई। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। देखो भाई ये सिंपल सा आपको समझ आ जाएगा कि यार ये देखो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोन देते हैं भाई इसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एज़ कम्पेयर टू दी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, नहीं, ये ज़्यादा देते हैं DCCBs के मुकाबले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCBs इज़ टू प्रोवाइड फंड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। बिल्कुल सही है, इनका एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको पैसा कौन देते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 64 है, द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया था भाई सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में। तो सर्विस एरिया अप्रोच का जो है ना, सर्विस एरिया अप्रोच जो था, है ना, ये किसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, हाँ, ये किसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, लीड बैंक स्कीम के अंदर। यहाँ पे न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है, लीड बैंक स्कीम के अंदर सर्विस एरिया अप्रोच को यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट किया गया। एंड द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको सेलेक्ट कौन करती है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाओगे ना, आप समझ आएगा। देखो 2022 में क्वेश्चन आया था ना भाई कि जो हमारे पास जो RBI है वही क्या करती है भाई, हमारे पास RBI क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है, जो गवर्नर है, उसको कौन चूज़ करता है भाई, सेंट्रल बैंक चूज़ करता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करता है। अभी RBI का जो RBI है वो क्या करता है ना, RBI क्या करता है हमारे पास, मतलब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे भी एक बैंक बोर्ड ब्यूरो क्वेश्चन आया था, पहले भी सब पहले भाई एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन आया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए हमको समझना है। कहाँ गया बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन, ये देखो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में भी आया है ये, है ना, PYQ है 2019 में भी आया बैंक बोर्ड ब्यूरो का। तो हमने देखा कि जो चेयरपर्सन है, गवर्नर है, मतलब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में हमको बताना था, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटलाइजिंग प्लान्स, ये सही है। एंड देखो ये लिखा हुआ, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से आया भाई, ये देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट डाल के बना दिया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो हमारे पास चेयरमैन है, सो कौन चूज़ करता है भाई, बैंक बोर्ड ब्यूरो चूज़ करता है। ओके, तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने का फ़ायदा, और हम लोग जो टॉपिक वाइज बना रहे हैं उसका फ़ायदा ये कि हमको समझ आता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और क्यों उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा एसेट नहीं है भाई, नॉट एन एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, पूंजी नहीं है। सपोज करो ये बैंक है, ठीक है, किसी से पैसा लिया, डिपॉजिट इसके ऊपर जो डला वो लाइबिलिटी है भाई, मैंने अपना बैंक पे पैसा जमा किया, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी लाइबिलिटी होती है ना, उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो हमारे पास में जो पैसा जमा किया हो उसको वापस करे, है ना, ये उसकी क्या बनती है भाई, लाइबिलिटी है उसका, नॉट एन एसेट। सो इट इज़ नॉट एन एसेट। एडवांसेस जो है ना, जो पैसा दे रही है किसी को उधारी में, इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे जो दे रहा है उसमें भी उसको एक तरह से इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो सब उसके लिए एक तरह से हमारे पास मुनाफे का जरिया है, एक तरह से वो एसेट है। बट ये जो जमा हम करते हैं पैसा, वो डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है, बिकॉज उसको ये वापस भी देना है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियोज टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियोज टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियोज जो होते हैं वो बाहर के कोई आदमी है ना, फॉरेनर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको क्या देते हैं भाई, P नोट देते हैं, जिससे वो क्या कर पाएँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हमारे पास क्या कर पाएँ, इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था। इट इज़
देखो पी नोट मतलब क्या होता है, पी नोट सब जानते हैं, इट इज़ प्रॉमिसरी नोट और पार्टिसिपेटरी नोट। देखो भाई यूपीएससी अपने पास कॉन्सेप्ट से खेल रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेन इंडियन मनी मार्केट या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट। तो पार्ट होगा तो किसके लिए, पार्ट बनने के लिए पार्टिसिपेटरी नोट। ओके, पार्टिसिपेटरी नोट फॉर गेटिंग पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, नॉट प्रोमिसरी नोट, सो इट इज डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। इनमें से क्या गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्या के लिए, जो इंडियन रूपी स्लाइड हो रहा है मतलब डिप्रिशिएट हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या नहीं करेगी। कर्टेल इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल फूड एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही है यार, ये करेगी। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, ये भी गवर्नमेंट करेगी। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल मार्केट, नो ये नहीं करेगी, बिकॉज अगर हमारे पास एक्सटर्नल कमर्शियल मार्केटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको ईज कर दिया। ओके, ये भी गवर्नमेंट करेगी यार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जो कंडीशंस हैं उसको क्या करेगी, ईज कर देगी, जिससे क्या करेंगे हम रुपी को देंगे और डॉलर खरीदेंगे। ओके, तो हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट नहीं होगा। फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये गवर्नमेंट नहीं करेगी बिकॉज रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, तो हमारे पास क्या करना है, स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है भाई, इन्फ्लेशन हो रहा है, और इन्फ्लेशन में हमारे पास मनी सप्लाई कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ओके, ये देखो सेकंड वाले में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से क्या होगा भाई, इंडियन रुपी स्लाइड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई, हमारा जो फॉरेक्स है ना, वो हमारा फॉरेक्स कम है भाई, फॉरेन रिजर्व जो है हमारा कम है। लेकिन जब हम क्या करेंगे यूज करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो लोग क्या करेंगे, डॉलर खरीदेंगे, एंड डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर को लेके इंडिया के अंदर आएंगे, तो इंडिया का जो फॉरेक्स होगा वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। जब इंडिया का फॉरेक्स स्ट्रेंथन हो जाएगा, सो ईजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लीड्स टू व्हाट, ईजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लीड्स टू, जो स्लाइड होगा वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं करेगा गवर्नमेंट बोल रहा है, सो इट विल नॉट डू व्हाट, ये एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा। किस 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2018 में आया था भाई ये। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR की बात करनी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड to offset any loss that bank incur if the account holder fails to repay due। के सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। सपोज जो अकाउंट होल्डर है उसने जो पैसा बकाया था उसको देने से मना कर दिया, या फिर उसने पैसा नहीं दिया, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो पैसा है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। देखो SLR जो है वो ऐसा पैसा जो कि उसको लोन में नहीं देना है, लेकिन CAR को, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, जो लॉस होते हैं बैंक को उसको देखते हुए, CAR इज विथ रेफरेंस टू लॉस को देखते हुए इसको रखना पड़ता है खुद के पास। सो दिस इज करेक्ट। एंड CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। ये CAR को डिसाइड कौन करता है, नो, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, और इंडिया के केस में यहाँ पे हमारे पास RBI डिसाइड करती है CAR को। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा 1 ओनली। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। 2018 में आया था भाई क्वेश्चन, लीगल टेंडर मनी के बारे में बताना है कि क्या सही है। द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट, नो, मनी विच इज मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, नो। ओके, इट इज़ नॉट, नो, इट इज़ करेक्ट है ना। मनी लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन। सपोज करो मैं 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ, तो जो ले रहा है उसको ये मजबूरी है कि वो क्या करे, मेरे को 100 रुपये की जितने की चीज़ें सामान दे, है ना, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, बिल्कुल सही बात है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, नो। मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द करेंसी, नो। तो जो कंपल्शन है ना, जो क्रेडिटर है ना, जो दे रहा है, जो ले रहा है, उसको ये मजबूरी है कि वो दे उतना का हमारे पास रिसोर्स, उतना का गुड्स या फिर उतना का जो भी चीज़ है वो दे, जो पैसा दे रहा है उसको, इसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर।
क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन है 2018 में आया है भाई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ को ही देखता है क्या? क्या वो सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को नहीं देखता? नहीं, वो दोनों को देखता है भाई, सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों को देखता है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। जो ट्रेजरी बिल्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। एंड ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम दी पार वैल्यू। बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और उसको फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। जो डिफरेंस है फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू के बीच में, रिडीम वैल्यू और इशूड वैल्यू, उसे यहाँ पे प्रॉफिट माना जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, ओके, विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? बात करनी है गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो बढ़ा है क्या? कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो कम हुआ है भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, है ना। देखो ना, ये लिखा हुआ है स्टेडीली, रैपिडली, तो ऐसा नहीं होता भाई। हमारे पास हमेशा ग्राफ होता है ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। ज़्यादातर जैसे यहाँ पे ना एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो इकोनॉमी में आपको समझ आना चाहिए कि भाई मैक्सिमम चांसेस है कि गलत हों। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, the merger of associate bank with the parent State Bank of India has been affected. To put the public sector bank in order, the merger of associated banks with parent State Bank has been affected. बिल्कुल सही है भाई। merger of associated bank with the parent bank has affected to create what? To create improved operational efficiency and economics of scale. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है भाई, 2017 में आया था क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करनी है। इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही बात है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। एंड इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी। नो, बच्चे को पता होना चाहिए भाई, एमपीसी इज अ 6 मेंबर बॉडी। याद रखना भाई, सपने भी नहीं भूलना चाहिए, एमपीसी इज अ 6 मेंबर बॉडी। एंड इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर काम करता है? नो, यहाँ पे हमारे पास गवर्नर ऑफ आरबीआई जो होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2016 में क्वेश्चन आया था हमारे पास, पेमेंट्स बैंक जो बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमको बात करनी है करेक्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोट द पेमेंट बैंक्स। बिल्कुल सही बात है यार। टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट है ना, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो है वो इसको क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। बच्चे को ये पता होना चाहिए भाई, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। पेमेंट बैंक सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। याद रखना भाई, बच्चे को पता होना चाहिए। एंड दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, दे कैन ओनली इशू डेबिट कार्ड। ओके, जैसे कि हमारे पास एयरटेल पेमेंट्स बैंक न्यूज़ में देखा होगा, तो वो क्या कर सकता है भाई? डेबिट कार्ड तो इशू कर सकता है पैसा लेने के लिए, बट क्रेडिट कार्ड इशू करता है कि नहीं? तो बच्चे को पता होना चाहिए कि जो पेमेंट बैंक है वो ओनली डेबिट कार्ड, फिर से लिख रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, ओनली डेबिट कार्ड इशू कर सकता है ये। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही है भाई, है ना। किसी से पैसा नहीं ले सकते बिकॉज एक क्रेडिट कार्ड दे नहीं रहे हैं, तो इससे आप रिलेट करना भाई। वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते और किसी को पैसा ले भी नहीं सकते, मतलब उधारी का यहाँ पे सिस्टम नहीं है भाई, उधारी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, उधारी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75 है।
द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, हमको बात किसकी करनी है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, जो कि न्यूज़ में था। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2016 में आया था भाई। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेस विच एनेबल कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांचेस ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब यही है भाई कि हम लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी ओपन किए हों, ठीक है। इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। गलत बात है भाई, RBI क्यों कंट्रोल बढ़ाना चाहेगा। इट इज़ तो सबसे ऊपर है, वो तो अपने आप कंट्रोल बना देता है, उसको बढ़ाने के लिए सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। भाई कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का कोई नज़र नहीं है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, ये तो बस आदमी की सहूलियत को बढ़ा रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज आर दी पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। MCLR का पर्पस क्या है, जो कि अनाउंस किया था RBI ने उस समय, ठीक है। तो MCLR का जो पर्पस है वो हमसे पूछा गया है। This guideline help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining interest rates on advances, है ना। जो पैसा किसी को देते हैं, है ना, उसमें जो ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं उसको ये इम्प्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी की, किस मेथोलॉजी का आप इस्तेमाल करो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में, है ना। बिल्कुल सही बात है। And this guideline help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to the borrower as well as bank। और ये गाइडलाइन हेल्प करेंगे बोरोवर्स को भी, बैंक्स को भी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च किया गया था 2015 में हमारे पास। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसलिए मतलब लॉन्च नहीं किया गया था उस समय, न्यूज़ में था, इसलिए हमसे पूछा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है भाई। इट प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट। जन धन भाई ये अकाउंट्स खोलने की बात करता है, अकाउंट्स खोलने की बात करता है। अकाउंट्स खोल के क्या करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाएगा कंट्री का, है ना। अकाउंट खोलने की बात करता है, अकाउंट खोल के क्या करेगा भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाएगा। जन धन योजना, बिना पैसा रखने के आपको अकाउंट खोल दिया जाएगा, बिना पैसा रखे। क्वेश्चन नंबर, जिसे फ़ोन पे बहुत काम आया भाई, ये इसकी वजह से, नहीं तो पैसा तो HDFC में आपको 10,000 रखना पड़ता है, नहीं तो आपके ऊपर लगता है, वैसा नहीं है इसमें। जन धन योजना जो है अकाउंट खोलता है फ्री में। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस दी SLR, जो सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो है, मैं इसको सेल्फ इसलिए बोलता हूँ कि खुद के पास रखना पड़ता है, ठीक है। SLR इसका असली मतलब होता है, 2015 में क्वेश्चन आया था, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, जो कि खुद के पास पैसा रखना पड़ता है बैंकों को। अगर उसको 50 बेसिस पॉइंट कम कर देता है RBI, तो क्या होगा, इंडिया का GDP देखो रिड्यूस कर दिया, मतलब अब लोग बैंक जो है अपने पास पैसा कम रखेंगे, लोन ज़्यादा दे पाएंगे। इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली। भाई इकोनॉमी में ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं होते, सो दिस इज इनकरेक्ट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू इंडिया। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स। लिक्विडिटी बढ़ेगा भाई, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसे एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन करके आपको समझना पड़ेगा। देखो मोर कैपिटल तो लाएंगे नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे कम नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते तो यहाँ पे फॉरेन कैपिटल यहाँ पे आता। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे ना, वो अपने लैंडिंग रेट्स को कम कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो 10% के ब्याज देते थे प्रॉफिट के लिए, अब उसको 8% में दे सकते हैं, बिकॉज उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है ना। तो ज़्यादा पैसा देने के लिए लैंडिंग रेट्स को कम कर सकते हैं। लेकिन उनके पास अगर पैसा ही कम रहता है तो उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को देख के लैंडिंग रेट को बढ़ा देते हैं। बट उनके पास ज़्यादा पैसा है लोन देने के लिए, तो अपना वो लैंडिंग रेट को कम कर देते हैं, कर सकते हैं वो, ऐसे लाख अगर RBI ने कम किया तो। क्वेश्चन नंबर 79 है, बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज़। जो बेसल 3 न्यूज़ में देखने को मिला था भाई हमारे पास 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बेसल 3 न्यूज़ में क्यों था, है ना। बेसल 3 जो था, इट इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो ये जो बेसल अकॉर्ड था वो बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड है भाई, है ना। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, ग्रीन हाउस गैस के साथ रिलेटेड नहीं है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है। बेसल सेक्टर जो है वो बेसल बी से बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 80 है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2015 के अंदर आया था। हमसे पूछा है विच ऑफ दी अबव इज आर दी कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमसे ये पूछा मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट है। बैंक रेट है, बिल्कुल सही है। OMO है, बिल्कुल सही है। पब्लिक डेट, क्या पब्लिक डेट भी एक कंपोनेंट है यार? नो। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास दो आता है, एक एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें बैंक रेट, रेपो रेट, है ना, SLR, CRR, ये सब आते हैं ना। पब्लिक डेट, पब्लिक रिवेन्यू नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 81 है द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and the net demand and time liability sometime appear in the news are used in relation to। तो देखो तो भाई 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो बैंकिंग ऑपरेशंस के रेफरेंस में है। जो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको मतलब समझना पड़ेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है? जो बैंक्स जो है वो RBI से जो पैसा लेते हैं, है ना, इमरजेंसी में, बैंक्स ने RBI से पैसा लिया इमरजेंसी में, उसको क्या बोलते हैं भाई? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिस रेट पे बोलते हैं जब उनकी लिक्विडिटी कमी हो जाती है। पैसा सपोज आज दिवाली है यार, कल दिवाली, आज बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, तो जो ये लेते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओके, एंड जो सिंपल सी बात है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब डिफरेंस बिटवीन द बैंक टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दैट इज द डिपॉजिट और जो डिमांड है, जितना उसको डिमांड है पैसे का, लोग मांग रहे हैं जितना, और उसके पास जितना पैसा बचा है, उसके बीच में डिफरेंस क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट इज आर द फैसिलिटी और फैसिलिटीज द बेनिफिशियरी कैन गेट फ्रॉम द सर्विस ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट दैट इज बैंक सारथी। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट है ना, बैंक सारथी से हमारे पास, है ना, बैंक सारथी जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स है उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये हमको पूछा गया है ना। ब्रांचलेस एरिया में जो बिजनेस सारथी हैं उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं भाई? इट एनेबल द बेनिफिशरीज टू ड्रॉस देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज। उनके गांव में उनके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो उसको दे देते हैं भाई, बिल्कुल सही है। एंड इट एनेबल द बेनिफिशरीज इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल, बिल्कुल सही है। बैंक सारथीज जो हैं रूरल एरियाज में वो क्या कर सकते हैं? पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 83 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट SRR। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की बात करनी है, 2014 में आया था ये क्वेश्चन। इसका पर्पस क्या है? जो SRR है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है, उसका पर्पस क्या था? टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस द बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल सही है। SRR बनाने का कारण था, है ना, कि वो कितना वो पैसा एडवांस की फॉर्म में दे सकते हैं, लोन की फॉर्म में दे सकते हैं, उसको ये क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे। उसके लिए हमारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स लाया गया। SLR वही है, स्टैट्यूटरी मतलब खुद के पास जो पैसा रखना पड़ता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो इसको लो कर देते हैं भाई, जिससे बैंक के पास कम पैसा रखना पड़ेगा। पैसा वो एडवांस के फॉर्म में, लोन के पास फॉर्म में दे देंगे, और लोन के फॉर्म में ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स आएगा उनको। एंड टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों लाया गया था? जिससे पीपल डिपॉजिट जो रखे हैं बैंक में वो सेफ भी रहे और लिक्विड भी रहे। बिकॉज सफिशिएंट एसेट भी तो होना चाहिए भाई, जिससे बैंक होल्डर को वापस जो पैसा दिया है, या फिर सपोज को लेने आ रहा है तो कुछ तो होना चाहिए जिसको दे पाए। एंड टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। यस लेकिन गलत बात है भाई, एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने से भाई पैसा नहीं, एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर है भाई, जिससे हमारे पास इकोनॉमी को अनस्टेबल होने से बचाएं। ठीक है, इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर। एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, एक्सेसिव प्रॉफिट करने से रुकने के लिए, है ना। सरकार चाहती है कि आप प्रॉफिट करो फिर हमको भी टैक्स दो। टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट दियर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए SRR नहीं है भाई। ओके, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं है।
है ना, उसको बोलता है ना फोर्स द बैंक, फोर्स नहीं करता बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट, ये तो SLR है, ये रिजर्व है भाई। सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो हमारे पास रेट है, बस रिजर्व मतलब जितना आपको पास रखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, कट जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 84 है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड। सप्लाई मनी सप्लाई सेम है भाई, मनी सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई सेम है, जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, है ना, फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, मतलब डिफ्लेशन होगा क्या, डिफ्लेशन होगा क्या, नहीं। देखो मनी सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा भाई, इन्फ्लेशन होगा, है ना, एंड सॉरी इन्फ्लेशन, देखो मनी सप्लाई सेम है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, इन्फ्लेशन का टॉपिक है, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई अगर सेम है एंड डिमांड बढ़ जाएगा तो जो आदमी प्रॉफिट करने के लिए क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं बोल के हमको समझ के रखना है यार। ठीक है, तो 13 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, हमको बात करनी है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, 2013 में क्वेश्चन आया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो क्या है हमारे पास, मॉनेटरी टूल्स हैं यार। बोरोइंग बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द RBI, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। नो, RBI जो है परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI, यस। परचेस एंड सेल किसका होता है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, जब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है RBI तो क्या करती है भाई, एक्सपांशनरी कराना है तो इसको बेच देती है, बेचने से क्या होगा, मतलब बाय कर लेती है, खरीद लेती है, खरीद लेने से क्या होगा, वो मनी सप्लाई का बढ़ा देती है ना। और जब कॉन्ट्रैक्ट करना होगा इकोनॉमी को, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाता है तो क्या करता है, सेल कर देता है, जिससे उनका एक्सेस पैसा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या आता है भाई, किसको किसको पैसा देना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, 2013 में आया था। एग्रीकल्चर को देना इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वीकर सेक्शन को देना इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को देना इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये सारे के सारे जो है किस में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। मतलब जो बैंक्स लोन देती है उसमें से कुछ % इसको भी, इन्हीं को देना जरूरी होता है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन आया था, कौन से ग्रांट जो है वो क्रेडिट असिस्टेंस देते हैं रूरल हाउस होल्ड को, ये हमसे पूछा गया है। तो रीजनल रूरल बैंक देते हैं क्या, बिल्कुल सही है, देते हैं। नाबार्ड देता है क्या भाई, नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देता यार, है ना, वो बट क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बिल्कुल सही है, ये हमारे पास डायरेक्ट असिस्टेंस देते हैं रूरल हाउस होल्ड्स को। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 87 का C। 88 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास 2013 में ये भी क्वेश्चन आया था, हमसे ये पूछा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, किस किस मैटर पे, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स के मामले में, ब्रांच एक्सपांसन में भी इसको रेगुलेट करता है क्या, बिल्कुल सही, कि कहाँ कहाँ पर आप एक्सपांड कर सकते हो वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। मर्जर ऑफ बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखता है क्या, बिल्कुल सही है। एंड वाइडनिंग ऑफ बैंक, ठीक, वाइडनिंग ऑफ मतलब कितना बढ़ावा देना है बैंक को, कितना बढ़ाना है, उसको भी कौन देखता है भाई, RBI देखता है। तो रेलवे मालिक है यार सब चीज़ का, बैंकों का मालिक है, सब चीज़ देखेगा ना। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर दी फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, है ना, लिक्विड एसेट्स की बात करना, ये भी 2013 में आया था। 2013 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे भाई, लिक्विड एसेट्स की बात करनी, इनमें से कौन कौन सा लिक्विड एसेट है। नो, करंट सीक्वेंस ऑफ दिस एसेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है भाई, करेंसी, करेंसी से कोई लिक्विड नहीं होता, तो मैं हटा दिया इसको। ठीक है, करेंसी से बड़ी लिक्विड चीज़ नहीं होती यार, दिमाग में हमेशा ये रखना कि करेंसी से बड़ी लिक्विड चीज़ नहीं होती। और उसके बाद 3 और 1 मतलब डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट ज़्यादा लिक्विड होता है कि डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो हमको ये समझना है कि हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना,
ओके, तो डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में जो डिमांड डिपॉजिट है, हम डिमांड पे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो है विड्रॉ करते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। सही, सेविंग डिपॉजिट ज़्यादा कम, थोड़ा कम लिक्विड होता है, बिकॉज सेविंग डिपॉजिट पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है ना। आप पैसा सेविंग डिपॉजिट में रखोगे तो उतना ज़्यादा ये लिक्विड नहीं होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 एंड 2। टाइम डिपॉजिट तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इसको विड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए हमारे पास सबसे कम लिक्विड कौन सा है, टाइम डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 90 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। हमने देखा भाई क्वेश्चन और भी आया था, रिपीट टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये PYQ, रिपीट PYQ है, बिकॉज इससे पहले ही हुआ था। बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी क्यों बोलते हैं, या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी क्यों बोलते हैं, बिकॉज अदर बैंक रिटेन द डिपॉजिट विद RBI, नो। RBI लैंड फंड टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड, बिल्कुल सही बात है। RBI एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, उसीलिए उसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। क्या बैंकर्स बैंक क्यों बोलते हैं भाई, है ना। अदर बैंक रिटेन दियर डिपॉजिट विद RBI, बिल्कुल सही है, इसलिए भी बोलते हैं बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक ये है। एंड RBI एडवाइस द कमर्शियल बैंक और मॉनेटरी मैटर्स, इसके लिए भी उसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 का, ओके सॉरी, RBI एडवाइस कमर्शियल बैंक्स और मॉनेटरी मैटर्स, नो, मॉनेटरी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता भाई, जस्ट इसका एडवाइजरी रोल है ना। एडवाइसेस तो करता है, सही बात है यार, एडवाइस तो करता है, बट हमको ये देखना है कि बैंकर्स ऑफ बैंक क्यों बोलते हैं, बिकॉज पैसा देता है एंड पैसा रखता भी है, इसीलिए बोलते हैं। ये स्टेटमेंट थर्ड वाला सही है, लेकिन हमसे पूछा है कि बैंकर्स बैंक क्यों बोलते हैं। बैंकर्स बैंक बोलने का कारण क्या है, बिकॉज उससे पैसा ले सकते हैं, उसको पैसा दे सकते हैं, इसीलिए उसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। एडवाइस तो करता है वो सही है, बट हमको ये पूछा इसके रेफरेंस से बताना है अपने को आंसर, तो हमेशा हमको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और समझना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से आंसर देना है भाई। क्वेश्चन नंबर 91 है, द बेसिक एड ऑफ लीड बैंक स्कीम। देखो भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लीड बैंक स्कीम इससे पहले भी हमारे पास एक क्वेश्चन में था, ठीक है, तो ये भी रिपीटेड PYQ है। लीड बैंक स्कीम के बारे में बताना है, तो जो लीड बैंक स्कीम है इसका मतलब क्या समझते हैं भाई, इसका मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, है ना। लीड बैंक स्कीम जो है ना, इसमें क्या होता है, हमारे पास गडगिल स्टडी ग्रुप की वजह से यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसका एम क्या था कि टू हेल्प रीजनल इम्बैलेंस जो कि है हमारे पास, है ना, उसको यहाँ पे दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसको लाया गया था लीड बैंक स्कीम। और हम कहाँ पे इसको अडॉप्ट करते हैं भाई, इंडिविजुअल बैंक्स जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए, है ना, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, जहाँ पे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे इम्बैलेंस है कि कुछ जगह में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, कुछ जगह में डेवलपमेंट नहीं है, तो जो इम्बैलेंस है उसको देखते हुए हमारे पास लीड बैंक स्कीम लाया गया था, जिससे हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इंटेंसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हम बैंकिंग सर्विसेज को और भी ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, वाई इज़ दी ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाय कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। जो टीजर लोन न्यूज़ में था उस समय, टीजर लोन क्यों कंसर्न में था भाई, बिकॉज टीजर लोन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जनरेट हो जा रहे हैं। द टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लीडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है। NPA बन सकता है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन इन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। ये टीजर लोन्स है वो किसको दिए जाते हैं भाई, है ना, इट इज जनरली ऑफर्ड टू एंटरप्रेन्योर्स एंड न्यू होम ओनर्स, नॉट, इसमें इन एक्सपीरियंस का लेना देना कुछ नहीं है भाई। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिबर्समेंट ऑफ क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है भाई, सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है, हमसे ये पूछा था 2011 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, वो 60% पैसे देते हैं भाई एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। ओके, एंड RBs जो है रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो लगभग 30% पैसे देते हैं, मतलब सॉरी
30% नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो 30% लगभग 30% पैसे देते हैं, बाकी जितने भी लगा 10% वो कौन देता है भाई, आरआरबी देते हैं। तो मैक्सिमम कौन देता है, मैक्सिमम देता है कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको और ज़्यादा अच्छा कौन कर पाएगा, और ज़्यादा कौन अच्छा कर पाएगा भाई, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिल्कुल सही बात, जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करेंगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेगा, सबका साथ सबका विकास लाएगा। प्रमोटिंग एमएसएमईज बिल्कुल सही बात है। एंड इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन, ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है माइक्रो फाइनेंस की बात करनी है। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। द सर्विस रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर। 2011 में ये क्वेश्चन आया था भाई, माइक्रो फाइनेंस में कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, ये हमसे पूछा गया है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती है, सेविंग फैसिलिटीज़ दी जाती है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दी जाती है, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ दी जाती है। भाई सारे के सारे फैसिलिटीज़ दी जाती है हमारे पास माइक्रो फाइनेंस के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया बैंकिंग सेक्टर का। टोटल हमने लगभग कितने क्वेश्चन देखे भाई, टोटल 40 क्वेश्चन के आसपास हमने देखा है ना, जो कि पिछले 10 सालों में आए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 8 से 7 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 8 से 7 उसमें 16 से लेके हमारे पास 20 मार्क्स तक के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बड़ा पॉइंट होता है, 20 मार्क आपको बहुत आगे ले सकता है प्रीलिम्स में, फिर हरा भी सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट हम एक्सटर्नल सेक्टर देखेंगे।